हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 63 यानी कि 63 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 64 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है। अलबरूनी लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो अलबरूनी किसके समयकाल के दौरान थे? अब देखो, यहाँ पर बात की गई है अलबरूनी की। तो अलबरूनी जो है तो महमूद गजनवी के समय के दौरान थी। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अलबरूनी की भी बात की गई है और महमूद गजनवी की भी बात की गई है। तो देखो, इन दोनों से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी से एक सिंपल और एक बेसिक सा क्वेश्चन पहले पूछा जाता है कि महमूद गजनी ने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि महमूद गजनी ने ही हमारे हिमाचल प्रदेश के नगरकोट में भी आक्रमण किया था, कांगड़ा में आक्रमण किया था। कब किया था? 1009 ईस्वी में, और यह उसका चौथे नंबर का अभियान था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 1025 में भी जो है तो महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसने आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो यह गुजरात स्टेट में पड़ता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महमूद गजनी से पूछा जाता है, जो कि सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि महमूद गजनी के समय खलीफा कौन थे? तो खलीफा भी आपको पता होना चाहिए कि इसके समय में जो खलीफा थे वो थे अल कादिर बिल्लाह। कौन थे? अल कादिर बिल्लाह। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने महमूद गजनी के बारे में आपको यहाँ पर बताया। ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अलबरूनी की। तो अलबरूनी से एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो आपको देखो इसकी पुस्तक पता होनी चाहिए कि इसने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। इसकी देखो पुस्तक बहुत बार एग्जाम में बनती है। तो अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? तो इसने किताब उल हिंद यह पुस्तक लिखी हुई है। ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला मुसलमान था वह अलबरूनी ही था। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस अलबरूनी से भी बनते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है। द सेवन रथा टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाय। तो महाबलीपुरम का 7 रथों का मंदिर किसने बनवाया हुआ था? अब देखो, थोड़े दिन पहले हमने हिस्ट्री वाली क्लास में ही देखा हुआ था। तो वहाँ पर जो है तो 7 रथाज ना दे करके 8 रथ दिए गए थे। टोटल 8 रथ दिए गए थे। अब देखो, अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पे भी महाबलीपुरम के टोटल 8 रथ दिए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 7 रथास की जगह जो है तो आप 8 रथ मान के चलो। तो जो महाबलीपुरम के 8 रथों का मंदिर है वह किसने बनाया हुआ था? तो वह बनाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और नरसिंह वर्मन प्रथम यह किस वंश का शासक था? मैंने आपको उस वाली वीडियो में भी बताया हुआ था। तो यह पल्लव वंश का राजा था। किसका राजा था? तो पल्लव वंश का यह राजा था। और पल्लव वंश की भी मैंने उस समय बात की हुई थी। अच्छा, पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि महाबलीपुरम के टोटल जो है तो 8 रथों का मंदिर है। टोटल जो है तो 8 रथ हैं। तो उन 8 रथों में जो है तो जो 5 रथ हैं वह 5 रथों का नाम जो है तो पांडवों के नाम पर पड़ा है। ये आपको पता होना चाहिए। और एक रथ का नाम जो है तो द्रौपदी के नाम पर पड़ा हुआ है। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। और ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम है तो इसी के शासनकाल में जो हेनसांग था, तो हेनसांग जो है तो पल्लव वंश की कैपिटल कांची में भी आया था। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अच्छा, पल्लव वंश की मैंने उस समय भी आपको बताया हुआ था कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, और पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आज आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, कब की थी, राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, और पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। ये सारा का सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है। इन मेडिवल इंडिया वट डिड द टर्म जीतल रेफर्स टू। तो मध्य युग में भारत में जीतल शब्द किसको संदर्भित करता था? तो जीतल कहा जाता था मध्य युग में क्वाइन यानी कि सिक्के को। ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस वंश में जो है तो सिक्के को जीतल कहा जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में, और एक कहा जाता था गुलाम वंश में। गुलाम वंश में जो है तो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है तो जीतल को जो है तो क्वाइन का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं विजयनगर की। तो विजयनगर में देखो, जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें जो है तो चांदी के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। किन के सिक्कों को? चांदी के सिक्कों को। जबकि इल्तुतमिश के काल में तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझना है। विजयनगर साम्राज्य में चांदी के सिक्कों को जीतल कहा जाता था, जबकि इल्तुतमिश के काल में तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें।
क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है। हु वॉज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक कौन था। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत का, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि दिल्ली सल्तनत टोटल 5 वंशों को मिलाकर के बनता है। तो इन 5 वंशों में सबसे पहले आ जाता है गुलाम वंश, उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश, उसके बाद आ जाता है तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और लास्ट में आता है लोधी वंश। तो ये 5 वंशों को मिलाकर के दिल्ली सल्तनत बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक कौन था। तो देखो वास्तविक कहाँ से होगा, तो वो गुलाम से ही होगा, गुलाम वंश से ही होगा। तो आपको यहाँ पर पहले पता होना चाहिए कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी, 1206 में। बट देखो इसको जो है तो ऑफिशियली यानी कि वास्तविक शासक का दर्जा नहीं दिया जाता, कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक इसको नहीं कहा जाता। ये कहा जाता है इल्तुतमिश को, जो ये भी जो है तो गुलाम वंश का ही एक शासक था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इल्तुतमिश की हम बात कर रहे थे पिछले ही क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है तो तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। तो देखो इल्तुतमिश के बारे में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं। तो देखो इल्तुतमिश के ही शासनकाल में इक्ता प्रथा चलाई गई थी। कौन सी प्रथा, इक्ता प्रथा चलाई गई थी। और इसी समय जो है तो तुर्कान ए चिहलगानी यानी कि इसने ही जो है तो 40 सरदारों के दल का गठन किया था। 40 सरदारों के दल का इसने ही गठन किया था। चांदी के टंके का इसी ने जो है तो चलाया था, और तांबे का जितल भी इसी ने चलाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने समाप्त किया था, किसने जो है तो पूर्ण करवाया था, तो वो इल्तुतमिश ने ही पूर्ण करवाया था। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में भी बता दिए, ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 131 है। इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो किस साल में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल का विभाजन रद्द किया था। अब देखो बंगाल के विभाजन की यहाँ पे बात आई है, तो बंगाल का विभाजन हुआ कब था, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बंगाल का विभाजन तो सबसे पहले जो है तो जो निर्णय लिया गया था, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, तो वो लिया गया था 19 जुलाई 1905 को। कब लिया गया था, 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905 को जो है तो बंगाल का विभाजन किया गया था। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। और उस समय हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कर्जन, ये आप सभी को पता है। और ये तो हुआ था बंगाल विभाजन 1905 को, लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, तो रद्द किया गया था 1911 में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बंगाल विभाजन जो है तो कब हुआ था, 1905 में। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था और कब आंदोलन शुरू किया गया था, ये आप मुझे कमेंट्स में बता दो अगर आपको आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 132 की बात की जाए। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी संविधान सभा की बात आती है तो मैं आपको 3 क्वेश्चंस हर बार बताता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप उनमें कन्फ्यूज हो जाते हो। तो देखो सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखो ये भी आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक की गई थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ये भी आपको पता चल गया। और लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि संविधान को लागू कब किया गया था। तो संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो देखो इन डेट्स में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप कन्फ्यूज़ इन 2 डेट्स में हो जाते हो, तो यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड द 2 वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रियम्बल। तो कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो है तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन यह हुआ कब था, तो 1976 1976 में जो है तो यह हुआ था। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थी इंदिरा गांधी, ये भी आपको पता चल गया। अब 42वें संविधान संशोधन से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन में कितने प्रावधान जोड़े गए थे, तो टोटल 59 प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। और इसी को लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को ही जो है तो लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन किस सिफारिश पर इसको लाया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत ही हमने जो है तो मूल कर्तव्य भी जोड़े थे अपने संविधान में। अच्छा हमारे संविधान में टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में बता दो। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये भी आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 134 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोक्लेम नेशनल एमरजेंसी। तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति घोषित करने का प्रावधान है? तो वो है आर्टिकल 352 में। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी की जब भी बात आएगी तो आर्टिकल 352 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। फिर जब भी बात आएगी स्टेट इमरजेंसी की, यानी कि राजकीय आपातकाल, तो राजकीय आपातकाल के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 356 में। और जब भी बात आएगी वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की चर्चा जो है तो आर्टिकल 360 में की गई है। तो ये आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 135 है, द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो इनमें से कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब राष्ट्रपति की बात आई है तो राष्ट्रपति से रिलेटेड हम बहुत से आर्टिकल्स हर बार डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में कहा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन यानी कि इम्पीचमेंट का वर्णन जो है तो आर्टिकल 61 में किया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में किया गया है। और राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 123 में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत बार करवाता रहता हूँ, बहुत बार का रिवीजन हो गया होगा। आई होप ये भी आपको याद हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 136 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय वन हु इज नॉट इट्स मेंबर। तो निम्न में से किसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो देखो जो राज्यसभा होती है तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है तो उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 136 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब राज्यसभा की यहाँ पे बात आई है तो एक ट्रिक मैं आपको हर बार बताता हूँ, सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद, और संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बन जाता है लोकसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, जो राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति जो है तो उपराष्ट्रपति जो है तो राज्यसभा का सभापति होगा। तो यह किस आर्टिकल में कहा गया है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। और उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।